विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीए भाग प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार में राज्य की प्रकृति का आंगिक सिद्धांत बताऊंगी। राज्य की उत्पत्ति हो, प्रकृति या उसके कार्यक्षेत्र उद्देश्य की बात हो, सभी के बारे में अलग अलग विचारधाराएं हैं और अलग अलग दृष्टिकोण भी हैं। तो प्रत्येक विचारक ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार ही राज्य पर विचार किया और उसे उन लक्षणों से युक्त माना जो उसकी विचार प्रणाली के अनुसार होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, समाजशास्त्री वो राज्य को एक सामाजिक तथ्य के रूप में मानते हैं। इतिहासकार इसको ऐतिहासिक विकास का फल मानते हैं। नैतिक दार्शनिक इसको नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक संस्था मानते हैं और मनोवैज्ञानिक इसको एक ऐसा संगठन मानते हैं जो अपनी इच्छा भौतिक कानूनों के अनुसार प्रकट करता है। इसी तरह से राजनीति शास्त्री इसको एक ऐसी संस्था मानते हैं जो शांति और व्यवस्था हेतु बनी है और विधि शास्त्री इसको कानूनों की उत्पत्ति और कानूनी अधिकारों की रक्षा हेतु निर्मित एक संस्था मानते हैं। तो इस प्रकार राज्य को लेकर विभिन्न विचारधाराएं हैं, विभिन्न दृष्टिकोण हैं। राज्य की प्रकृति को लेकर जो महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है वो एक आंगिक या सावयव सिद्धांत कहलाता है। सावयव सिद्धांत जैसे अवयव अंगों सहित, इसलिए इसको आंगिक सिद्धांत भी कहते हैं। सावयव सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को शरीर का स्वरूप माना गया और इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और वह उनसे मिलकर बनता है, उसी प्रकार राज्य के विभिन्न अंग होते हैं और यह उनसे मिलकर बनता है। तो जिस प्रकार शरीर अंगों का समूह मात्र नहीं होता है और उसका उन अंगों से पृथक भी अस्तित्व होता है, उसी प्रकार यद्यपि व्यक्तियों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है, किंतु इन व्यक्तियों से पृथक भी राज्य का अपना एक अस्तित्व होता है। जिस प्रकार शरीर से अलग अंगों का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार राज्य से पृथक व्यक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्राणी शरीर के समान ही राज्य भी विकासशील होता है। इस प्रकार सावयव सिद्धांत राज्य को कल्पना मात्र न मानकर उसको एक वास्तविक व्यक्ति का शरीर मानता है और इसके अनुसार ही राज्य और व्यक्ति में उसी प्रकार की अंतर्निर्भरता का संबंध स्पष्ट करता है जिस प्रकार संबंध शरीर और उसके विभिन्न शारीरिक अंगों में होता है। गार्डनर की परिभाषा यहाँ बहुत ही सटीक है, जिन्होंने ये कहा कि सावयव सिद्धांत एक प्राणी वैज्ञानिक धारणा है जो राज्य को जीवधारी व्यक्ति मानता है। उसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों को जीवधारी शरीर के कोष्ठों के समान समझता है और राज्य तथा व्यक्ति के बीच ठीक उसी प्रकार के अन्योन्याश्रित संबंध की कल्पना करता है जैसा संबंध शरीर और उसके अंगों के बीच होता है। फिर है इस सिद्धांत के बारे में जो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, उसकी बात करूंगी मैं यहाँ पर। वैसे तो ये सिद्धांत बहुत पुराना है। प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, हॉब्स, रूसो आदि अनेक विचारकों की धारणाओं में इसका प्रतिपादन हुआ है, लेकिन सावयव सिद्धांत का सबसे विशद विवेचन इंग्लैंड के विचारक स्पेंसर ने किया और इसी कारण सावयव सिद्धांत स्पेंसर के नाम के साथ संबंध है। इसने राज्य और व्यक्ति के बीच सूक्ष्म रूपक बांधते हुए यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि राज्य या समाज एक प्राकृतिक जीवित शरीर है और अन्य जीवधारियों से किसी भी तरह भिन्न नहीं है। उन्होंने राज्य और शरीर के बीच कई तरह की समानताएं बताई, जैसे रचना के आधार पर समानता। जिस प्रकार शरीर की रचना रक्त, मांस और हड्डी आदि से होती है, उसी प्रकार राज्य भी व्यक्तियों से मिलकर बना है। दूसरी बात, यदि हम जन्म की करें
तो जन्म प्राणी शरीर तथा राज्य दोनों का ही जन्म जीवाणुओं के रूप में प्रारंभ होता है। और इसी तरह विकास की बात करें तो जीवधारी और राज्य दोनों की वृद्धि और विकास का क्रम एक सा ही है। जिस प्रकार जीव और शरीर साधारणतया समानता से भिन्नता तथा जटिलता की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार राज्य भी एक साधारण तथा प्राकृतिक अवस्था से धीरे धीरे विकसित होकर आधुनिक रूप प्राप्त कर सका। और परस्पर निर्भरता की बात हम करें तो जीवधारी राज्य का स्वास्थ्य किए जाने पर शरीर को हानि पहुंचती है, उसी प्रकार समाज शरीर के विकास की बात तो जिस प्रकार है उसके अंग यदि एक राज्य से उस जैसा स्पेंसर व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का यही केंद्रीय भाव है। तो इस तरह से जैसे कि स्पेंसर ने भी सावयव सिद्धांत का व्यापक रूप में प्रयोग किया, उसी तरह ऑस्ट्रियन विचारक है एल्बर्ट स्कैफिल और रूसी विद्वान है पॉल सावयव सिद्धांत का समर्थन है छिप जाएगा। तो साहित्यिक दृष्टि से प्राणी शरीर तथा शरीर के बीच है और न ही सावयव सिद्धांत राज्य के स्वरूप की पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती। वे पदार्थ के अंश मात्र होते हैं, किंतु व्यक्ति का एक पृथक अस्तित्व, इच्छा एवं चेतना शक्ति होती है। बात यदि हम करें स्थान एवं कार्य कुछ प्राकृतिक शक्तियों द्वारा निश्चित फिर नियम भी भिन्नता हुआ है कि इस सिद्धांत के विभिन्न है। परंतु हक्सले ने इस निष्कर्ष को गलत बताते हुए कहा है कि प्राणी शरीर में मस्तिष्क शरीर के अन्य अंगों पर निरंकुश शासन करता है, इसलिए यदि कर्तव्य संबंधी व्यक्तिवादी नहीं हमारा कुछ कर सिद्धांत के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। सावयव सिद्धांत को मात्र रह जाएगा। इस सिद्धांत आलोचकों ने दूसरा महत्व हम इस तरह से देख सकते हैं कि यह सिद्धांत इस तथ्य पर विश्वास करता है कि मनुष्य स्वभावतया एक सामाजिक प्राणी है और उसकी सामाजिक प्रवृत्ति ही राज्य को जन्म देती। प्रथम विचारधारा वह है जिसे अपनाते हुए प्लेटो, अरस्तु, सिसरो और जॉन ऑफ सेलिसबरी आदि विचारकों ने राज्य को शरीर के समान बतलाया। ब्लंसली और मुझ एक शरीर ही है। इनमें से प्रथम और शता को अधिक महत्व देना ठीक नहीं और उचित भी नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह राज्य की प्रकृति के बारे में जो विचारकों ने अपने विचार दिए हैं, जिसमें से स्पष्टतः यदि हम कहें तो स्पेंसर हैं, वो कर उसका अपना महत्व है। इस सिद्धांत के विकास की बात यदि हम करें तो ये बहुत ही पुराना है जितना कि स्वतः राजनीतिक विचारधारा। प्लेटो ने राज्य को एक बहुत बड़ा राज्य के बीच पूर्ण और मध्यकालीन लेखकों ने भी इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रकार के मध्य युग के विचारकों ने तो राज्य होता है, किंतु 19वीं सदी के विचारक इससे आगे बढ़ गए और उन्होंने राज्य को जीवधारी या मानव शरीर ही मान लिया था, जिसकी की आलोचना होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो विस्तार के साथ इस प्रकार की धारणा का प्रतिपादन किया गया और उस काल में राज्य रूपी शरीर के साथ पोषक व्यवस्था, स्नायविक प्रणाली, परिचालन व्यवस्था आदि गुण भी जोड़ दिए गए। राज्य के संबंध में इस नवीन विचारधारा का जन्म जर्मनी में हुआ था और वहाँ इसे फिक्टे और ब्लंसले की विचारधारा का प्रबल समर्थन भी प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हर्बर्ट स्पेंसर और ब्लंसली ने इस सिद्धांत को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। कि हॉब्स, सिसरो आदि की विचारधाराएं भी हम पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से राज्य को एक व्यक्ति या विशालकाय व्यक्ति के रूप में, जैसा कि हॉब्स को भी हम पढ़ते हैं तो हॉब्स ने लेवियाथन के रूप में या महाशासक के रूप में स्वीकार किया। लेकिन
फिर भी ये सिद्धांत जो राज्य को शरीर मान लेता है, ये अपने आप में एक संशयपूर्ण सिद्धांत है और इसकी आलोचना भी की जाती है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बहुत सारे विद्वान इसकी आलोचना करते हैं और इसे स्वीकार नहीं करते। और जेलिनेक और लॉर्ड एक्टन राज्य और व्यक्ति को एक तरह से नहीं मान सकते, या राज्य रूपी जितने भी संगठन है हम उनको मानव शरीर के समान नहीं मान सकते, क्योंकि मानव शरीर एक भिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है और उसका अपना अलग ही महत्व है और मानव शरीर से अलग उसके अंगों का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन राज्य में ऐसा नहीं है। राज्य से अलग व्यक्ति की अपनी चेतना भी होती है और उसका अपना अलग महत्व भी होता है। धन्यवाद।